नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो हमने 21 एक्सरसाइज खत्म कर ली थी, 21 भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, मैं आपको पूरा कंप्लीट आरबी त्रिपाठी का कोर्स करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्द हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी 21 बी एक्सरसाइज। पहला सवाल हमें दिया है, मैं इस एक्सरसाइज के बारे में बता दूँ। यहाँ पर हमसे सवाल में ये पूछा जाएगा, भाई दो इवेंट दे देंगे ई और एफ या ए और बी, और हमसे बोलेंगे भाई आप ये बताओ कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट इवेंट है, मतलब स्वतंत्र घटना है या परतंत्र घटना। तो कोई सी भी घटना स्वतंत्र होने की कंडीशन आपको ध्यान रखनी बहुत सिंपल है। मान लो ए और बी दो इवेंट है ना, तो इन दोनों इवेंट के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर हो जानी चाहिए? इन दोनों इवेंट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के, मतलब पी ए इंटू पी बी के बराबर हो जानी चाहिए, है ना। मतलब इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी का मान किसके बराबर हो जाए? इन दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर हो जाए तो हम उस घटना को बोल देंगे भाई ये घटना कैसी है? स्वतंत्र घटना है। ठीक है, चलो तो हम सबसे पहले हमें सवाल सीधा सीधा पूछ रहा है, इफ़ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स देन पी इक्वल टू 3/5, पी एफ इक्वल टू 3/10, पी इंटरसेक्शन पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1/5, देन ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हिंदी में बोले तो कि ई और एफ दो घटना है जहाँ पर ई की प्रायिकता 3/5 है, एफ घटना की प्रायिकता 3/10 है। इन दोनों के सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन मतलब इंटरसेक्शन की प्रायिकता 1/5 है। तो बोल रहा है ई और एफ क्या स्वतंत्र घटना है। अगर ये वाला जो कंडीशन हमने यहाँ लिखी है अगर इसमें प्रूफ हो जाती, LHS बराबर RHS आ जाता तो हम बोल देंगे ये इंडिपेंडेंट है, अगर नहीं आई तो बोल देंगे इंडिपेंडेंट नहीं है। तो देखो हमारे तो यहाँ लिख देंगे इफ़ या फिर ई एंड एफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ़ कब होंगे कि पी ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर हो जाए? पी ई इंटू पी एफ। इससे कंपेयर कर लो, यहाँ ए भी घटना था इसलिए यहाँ ए भी ले रहे थे, यहाँ घटना है ई और एफ इवेंट है इसलिए यहाँ ई और एफ ले रहा है। सभी की वैल्यू हमारे पास है। पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 1/5 बराबर पी की वैल्यू क्या है अपने पास? 3/5, ये देखो ये गिवन है ना। और पी एफ की वैल्यू अपने पास क्या? 3/10, तो इसमें गुणा हो जाएगा 3/10। इधर तो 1/5 है, बराबर में हो जाएगा 3 × 9/50। देखो आपस में 1/5 के इक्वल है क्या? कतई नहीं। मतलब अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट आप पूरी स्पेलिंग लिख लेना, इवेंट्स, ठीक है। हिंदी में बोले तो भैया अतः ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। बहुत सरल सवाल होने वाले हैं, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आपको इसमें से देखने को मिल ही जाएगा एग्जाम में, इसलिए पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हर एक सवाल। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, तो देखिए क्या है। तो इस बार बता देता हूँ पहले पढ़ के। टू इवेंट्स गिवन है हमें ए एंड बी आर सच दैट, कैसे कि ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी है घटना घटित होने की प्रायिकता 1/4 और बी की घटना घटित होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। इन दोनों के कॉमन मतलब दोनों के घटने की प्रायिकता 1/8 मतलब इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ, है ना। तो हमसे बोल रहा है आप फाइंड आउट करो पी ए डेज एंड बी डेज। अच्छा, हिंदी वाली किताब में ये ऐसे लिख रखा होगा उन्होंने पी ए नहीं, ठीक है, और ऐसा करके बी नहीं। तो बच्चों यहाँ एक बात आप क्लियर कर लो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, कि अगर वो हमें ए डेज दे दे या फिर ए बार दे दे या ए नोट बोल दे वो, या फिर वो बोल दे ए नहीं, तो इन चारों बातों का एक ही मीनिंग निकलेगा, है ना। इसे हम क्या बोलेंगे? तो इस ए डेज या फिर इन सभी को हम बोलेंगे ए घटना का परिवर्त, है ना, ट्रांसपोज, मतलब ए घटना का उल्टा। इसे कैसे निकालेंगे? तो मान लो हमें पी ए गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है पी ए डेज। तो पी डी एच डेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 1 में से हमें माइनस कर देना पी ए को, है ना। मतलब किसी भी चीज़ का, किसी प्रोबेबिलिटी का हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना, डेज फाइंड आउट करना, बार फाइंड आउट करना, ए नोट या ए नहीं फाइंड आउट करना, तो हम एक में से उसकी प्रोबेबिलिटी को घटा देंगे, उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। बात आई समझ में? चलो
अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, पी ए डेज एंड बी डेज। अच्छा, एंड का मतलब यहाँ इंटरसेक्शन होता है, क्या होता है एंड का मतलब, ये भी ध्यान रखो, एंड या फिर और का मतलब, इन दोनों का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का साइन। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, तो यहाँ अगर इसे अपन सॉल्व करें तो हमसे पूछा है भाई कि भाई पी ए डेज, एंड की जगह मैं इंटरसेक्शन लगा लेता हूँ बी डेज। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें पता ही, हमें कैसी घटना बतानी है कि स्वतंत्र घटनाएं है या नहीं। ठीक है, अच्छा इसमें पूछा क्या है, एक मिनट मुझे पढ़ लेने दो। इसमें यही हमसे ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ स्वतंत्र या परतंत्र, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं पूछ रहा है, इसकी वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सीधा सीधा, जैसे अब यहाँ पर पी ए और बी होता, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो फॉर्मूला क्या हो जाता, पी ए इंटू पी बी। अभी हमने देखा है ना, यही कंडीशन होती है किसी भी दो घटनाओं के स्वतंत्र होने के, टू इवेंट्स के इंडिपेंडेंट होने की। ठीक है, अब यहाँ डेज लग गया तो क्या कर दो, यहाँ डेज लगा दो, बात आई समझ में। अब पी ए डेज का मान कैसे निकलेगा, तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था भाई कि 1 में से माइनस कर दो पी ए को, और इसी तरह पी बी डेज कैसे निकलेगा, तो 1 में से माइनस कर दो पी बी को, बात आई समझ में। ठीक है, अब हमारे पास पी ए की वैल्यू भी है, यहाँ देखो पी ए की वैल्यू 1/4, तो यहाँ आ जाएगा -1/4। ठीक है, और पी वी की वैल्यू भी है हमारे पास 1/2, तो 1 - 1/2 आ जाएगा। एक में से 1/4 जाएगा तो 3/4, इंटू एक में से आधा जाएगा तो आधा, दोनों को गुणा कर दो तो 3/8 आपका ये आंसर आ गया। बस इतनी सी बात पूछी थी इसमें, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने अगला सवाल लिख दिया है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि दो घटनाएं इफ़ एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए और बी दो स्वतंत्र घटना है, जहाँ पर पी ए की वैल्यू 0.3 और पी वी की वैल्यू, मतलब ए घटना की प्रायिकता है 0.3 और पी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.6। इस बार उन्होंने डेसिमल में हमें दे दी और अलग अलग तरह के वो सॉल्यूशन पूछ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले उनने पूछ लिया भाई कि आप फाइंड आउट करो पी ए एंड बी, हिंदी में लिखा रहा होगा पी ए और बी। अच्छा, और का मतलब क्या होता है, तो मैं आप लोगों को यहाँ सॉल्व करके बता देता हूँ। पी ए एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, सीधी बात। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, अगर स्वतंत्र घटना है तो इनका अलग अलग प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट इन दोनों इसके बराबर होगा। हमारे पास पी ए की वैल्यू कितनी है 0.3 इंटू पी बी की वैल्यू है 0.6, तो कितना आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 × 18 मतलब 0.18 आ जाएगा, है ना। देखो 6 × 18, एक अंक बाद डेसिमल, दूसरा अंक बाद डेसिमल, दो अंक बाद डेसिमल, 1.8 मत कर देना। ठीक है, और प्रायिकता की कोई भी यूनिट नहीं होती तो पीछे कुछ भी नहीं लगेगा, है ना, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। अगला पूछ रहा पी ए एंड बी डेज, और हिंदी में लिखा होगा पी ए और बी नहीं, तो इसका भी हम निकाल देंगे। क्या है, पी ए इंटरसेक्शन लिखता जा रहा हूँ मैं एंड की जगह, बी डेज, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए है तो पी ए आ जाएगा और बी डेज है तो पी बी डेज आ जाएगा। चलो फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे, पी ए पी बी की वैल्यू हमारे पास है लेकिन पी बी डेज की नहीं, तो कैसे निकालेंगे, 1 में से पी बी को माइनस कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, पी बी डेज की। पी ए की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 0.3 है। ठीक है, 1 माइनस पी बी की वैल्यू क्या गिवन है 0.6 है। चलो ठीक, 0.3 बाहर है भाई, एक में 0.6 जाएगा तो 0.4, यह आ जाएगा 0.12, इसका आंसर आ गया दूसरा। ठीक है, तीसरी चीज़ हमसे क्या पूछी जा रही है, पी ए और बी। यहाँ पर इस बार उन्होंने एक नया वर्ड का यूज़ किया है, और का मतलब यूनियन होता है, संघ। ठीक है, क्या बोल रहा है, पी ए और की जगह मैं लगा दूंगा यहाँ यूनियन बी। ठीक है, पी यूनियन बी निकालना। देखो इसका फॉर्मूला हमें पहले ही पता है, पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पी ए की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 0.3 प्लस पी बी की वैल्यू क्या गिवन है 0.6। ये सॉल्यूशन है पर इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, एग्जाम में ऐसा कैसा पूछ लेंगे, दे देंगे लिख के कि इन्हें सोल्व करो। ठीक है, और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने अभी फर्स्ट वाले में सोल्व करके निकाली 0.18, तो ये हो गया 0.18। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 0.9 हो जाएगा माइनस 0.18।
अच्छा यहाँ डेसिमल 0 लगा दूँ ताकि डेसिमल के बाद बराबर संख्या हो जाए। 0 में से 8 जाएगा मतलब 10 में से 8 जाएगा तो 2, फिर 8 में से 1 जाएगा तो 7 और आगे डेसिमल लग जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 0.72। ठीक है। अगला हमसे पूछ रहा भाई पी ए डेज एंड बी डेज। अच्छा हिंदी में इसमें लिख रखा होगा पी ए और बी में से कोई भी नहीं, मतलब इन दोनों में से कोई भी नहीं। अगर इन दोनों में से कोई नहीं तो इन दोनों का हम ट्रांसपोज लगा दिया, हमने डेज लगा दिया। ठीक है। तो यहाँ चौथा वाला देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। पी ए डेज एंड की जगह मैं इंटरसेक्शन ले लेता हूँ बी डेज। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए डेज इंटू में पी बी डेज। पर पी ए डेज पी बी डेज तो है नहीं, पर हमारे पास इनकी वैल्यूज़ है। पी ए डेज को लिख सकता हूँ 1 माइनस पी ए, ठीक है, और पी बी को लिख सकता हूँ 1 माइनस पी बी डेज को लिख सकता हूँ 1 माइनस पी बी। ठीक है। यहाँ 1 माइनस पी ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.3 है। ठीक है। और इसी तरह 1 माइनस पी बी की वैल्यू क्या है 0.6 है। भाई 1 में से 0.3 जाएगा तो 0.7 बचेगा। ठीक है। इंटू में 1 में 0.6 जाएगा तो 0.4 बचेगा। 7 चौको 28 तो 0.28 इसका आंसर आ गया। इस तरह आपके 4 आंसर आ गए। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करते हैं फटाफट। ठीक है बच्चों, तो अब हमें फोर्थ में 2 सवाल दे रखे हैं, उस फोर्थ का पहला वाला उठाया। यहाँ बोल रहा भाई ए और बी वही स्वतंत्र घटना है, एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है। और उनमें क्या दे रखा है, तो उन्होंने कुछ वैल्यूज़ दे रखी है। पी ए बार इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/15 पी ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू 1/6, ये हमें गिवन है ना। अच्छा ये बार का मतलब वही है, डेज नहीं है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं है। हमसे पी और पी वी की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो भाई जो गिवन है उसी से ही सोल्व करेंगे। अच्छा पी ए डेज बी डेज का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे वी नो दैट। हम जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हो आप कि भाई पी ए बार डेज लगा दूं मैं, चलो बार ही लगाओ, सवाल में बार दिया। तो इंटरसेक्शन बी बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, यहाँ ए बार है तो इसे लिख सकता हूँ पी ए बार, और गुणा में क्या आ जाएगा पी बी आ जाएगा सिंपली। ठीक है। अच्छा पी ए बार की जगह मैं इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस पी ए लिख सकता हूँ, इसी का ही फॉर्मूला होता है। ठीक है। और बाहर क्या चलेगा, पी बी चलने दो। पी बी का अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो पी बी यहाँ जाएगा 1 में गुणा होगा, फिर माइनस इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा पी ए और पी बी। ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, नहीं अभी नहीं हुई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। तो ये हमारे किसके बराबर चल रहा है, पी ए बार बी बार के। अच्छा लेकिन हमें तो इसकी वैल्यू गिवन है, कितनी है 2/15, मतलब इन सभी के इक्वल कितनी वैल्यू 2/15। तो यहाँ रख दूँ तो मैं ये हो जाएगा पी बी माइनस पी ए पी बी बार इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/15। अरे 2 लीनियर इक्वेशन बन रही है और कुछ नहीं हो रहा। आई ना बात समझ में। हमने इसका मान, ये देखो इसका मान उठा के यहाँ रख दिया, बस अलट पलट करके लिख दिया, इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह हमें क्या गिवन है, एंड दूसरी इक्वेशन गिवन है हमें पी ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू 1/6। ऐसा करके भी लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या ओपन कर सकते हैं, पी ए आ जाएगा गुणा में बी बार है तो यहाँ आ जाएगा पी बी बार बराबर 1/6। अच्छा पी ए ऐसा का ऐसा ही, पी बी बार की जगह ये लिख दूँ मैं 1 माइनस पी बी, क्योंकि हमें पी बी और पी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बराबर 1/6। अच्छा अंदर मल्टीप्लाई करा तो पी ए का तो 1 में होगा तो पी ए आ जाएगा, माइनस पी बी में होगा तो पी ए और पी बी आ जाएगा। ये किसके बराबर चल रहा है 1/6 के। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। हम क्या करते हैं, तो हम सीधा सिंपल सा इसमें से पी बी में से इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। तो लिख देंगे बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ लिख देते हैं हम, ये हो जाएगा समीकरण 1 पी वी माइनस, ये ना पी वी माइनस पी, आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं भाई, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए। पी वी माइनस पी ए पी वी, ठीक है, बराबर 2/15। क्या घटा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, पी ए माइनस पी ए और
PB बराबर कितना है 1/6। हमें पता है जब भी एक समीकरण को घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज होते हैं, साइन, तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो PB, भाई PB में से PA तो जाएगा नहीं, इसलिए मेरे PB उतार देता हूँ प्लस का, फिर माइनस का PA। अब ये PA किसका हो गया, माइनस का, तो माइनस का PA लिख दिया हमने यहाँ देखो माइनस PA PB प्लस PA PB, तो इससे पूरा है कैंसिल। बराबर में क्या आ गया हमारे पास, 2/15 में से कितना घटाना है हमें, -1/6 करना है। ठीक है, तो ये PA, ये हो गई आपकी। PB की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, PA को उधर ले जाते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30। ठीक है, 30 एलसीएम आएगा, है ना। और इसके ऊपर आ जाएगा 15 का इसमें भाग दूंगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस 6 का इसमें भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 5, 6 पंजा 30, तो 5 ऊपर आ जाएगा। तो और ये जो माइनस का PA इधर आके प्लस का PA हो जाएगा। ठीक है, तो PB की आपकी वैल्यू आ जाएगी क्या, PA को पहले लिख देता हूँ क्योंकि ये वाला मान हमें माइनस में मिल रहा है, माइनस का 1/30। ये हमारी PB की वैल्यू आ गई। अब इस PB की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं हम। ठीक है, तो सारी चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, है ना। इक्वेशन नंबर 2 में रखने पे सरल होगा, इक्वेशन नंबर 2 में PB की वैल्यू रखने पर। तो ये थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, सवाल था छोटा सा ही, पर मैंने थोड़ा ऐसे ही आड़ा टेढ़ा करके इधर करा। तो देखो समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण हिंदी में लिख देता हूँ, समीकरण 2 में मान रखने पर, मान रखने पर, तो देखो क्या हो जाएगा, ये PA माइनस PA ऐसा का ऐसे ही, PB की जगह, इस PB की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ब्रैकेट में लिखेंगे PA माइनस 1/30 और बराबर में क्या चल रहा है हमारे समीकरण में 1/6 चल रहा है। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। तो PA ऐसा का ऐसा ही, माइनस PA के अंदर गुणा करवा दो, PA क्या हो जाएगा, P² A हो जाएगा, है ना। इस पर हाँ यही लगा दो स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 1/30 में भी किसका गुणा हो जाएगा, PA का, बराबर 1/6। तो यहाँ अगर आप देखो तो वर्ग समीकरण बन रहा है ना। देखना PA में से, देखो ये तो अपन ऐसा करते हैं, माइनस P² A, हाँ ऐसा का ऐसे ही रहने दो। ठीक, और PA और माइनस PA, तो देखो ये प्लस का PA है और माइनस का 1/30 PA, बराबर में क्या चल रहा है 1/6। ठीक है, थोड़ा सॉल्यूशन बढ़ा जा रहा है इसका, P² A हो जाएगा। यहाँ पर देखना भाई, एक P में से 1/30 PA जाएगा, तो अपन यहाँ घटा लेते हैं, 1 में से 1/30 जाएगा तो कितना बचेगा 30 इधर, तो सीधी बात 29/30 बचेगा ये, है ना। तो ये हो जाएगा अपना प्लस का यहाँ पर 29/30। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा PA, भाई इसमें से इसे घटा दिया अपन ने, 1/6 बराबर में चलने दो। ठीक है, इन सबको ऐसा करो, 1/6 को इधर लिया तो माइनस का 1/6 हो जाएगा, बराबर में 0। एलसीएम ले लेते हैं अपन 30। ठीक है, 30 ही एलसीएम आएगा, तो 30 का गुणा इधर होगा तो हो जाएगा, अच्छा माइनस का गुणा भी करवा रहा हूँ साथ में, है ना। तो ये प्लस का हो जाएगा 30 P² A। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा 29 PA और ये माइनस का हो जाएगा, भाई 30 एलसीएम आ रहा है तो ये हो जाएगा 6 पंजा 30, तो 5 ऊपर आ जाएगा बराबर में, और जो बच्चे में जो एलसीएम आया उसे हमने 0 में पहुंचा दिया, तो ये 0 हो गया। अभी हमारे पास एक वर्ग समीकरण बन गया, है ना। ये हो रहा है 5 3 5 15 150, तो 150 कब आता है, तो 150 बच्चों छोटे से एक हम यहाँ भूल कर गए, ये देखो माइनस PA का अंदर गुणा हो रहा है, तो माइनस का PA और PA P² हो गया, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस होना था, ये 30, तो जब ये प्लस होगा तो ये 29 ना होकर कितना हो जाएगा 31/30 हो जाएगा। ये जो हम यहाँ घटा रहे हैं ना, इसे माइनस कर देंगे तो 31/30 आएगा, है ना। यहाँ थोड़ा सा अपना गड़बड़ हो रहा था, तो यहाँ कितना आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें यहाँ आ जाएगा 31। ठीक है,
अब क्योंकि ये दोनों प्लस के थे तो ये भी अपना क्या होने वाला, प्लस का होने वाला। अब देखो वर्ग एक समीकरण बन गया, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ये एक्स वाली टर्म, ये बिना एक्स वाली टर्म। अब हमें इन दोनों का गुणा करवाएं 30 का और 5 का, तो 3 5 15 मतलब 150, मतलब गुणा करने पर 150 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 31 आना चाहिए। तो है हमारे पास ऐसी टर्म 25 छंकी 150 और 25 और 6 31। ठीक है, तो देखो यहाँ पी स्क्वायर ए ऐसा का ऐसा ही, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 25 पी ए प्लस 6 पी ए, और ये माइनस का 5 इधर चलनी दो। ठीक है, ये तो माइनस में ही चलेगा ना। वाह, यहाँ भी अपन ने मिस्टेक कर दी भाई, जब माइनस के अंदर गुणा करवा ही रहे हैं तो ये देखो है ना, यहाँ अपन ने क्या करवाया था, इसके बाद ये पी ए यहाँ बढ़िया चल रहा था, ये प्लस का था, यहाँ हमने माइनस का जो गुणा करवाया था थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, समझना। यहाँ तक अपनी सारी चीज़ें सही चल रही थी, यहाँ माइनस के इधर लिया है, अब हमने इसमें माइनस का गुणा करवाया है इस वाली टर्म में इसे। ठीक है, तो ये तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम भी ले लिया साथ में हमने, है ना, और ये हो जाएगा, अरे मैं फिर से करवाऊँ, एक एक स्टेप कर लेते हैं। पहले अंदर माइनस का गुणा करवा देते हैं, यहाँ तक सही है सब कुछ। ये हो जाएगा पी स्क्वायर ए, ये हो जाएगा माइनस का 31/30 पी ए, और ये हो जाएगा प्लस का 1/6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 30 का एलसीएम करवा दिया तो 30 पी स्क्वायर ए माइनस 31 पी ए, एलसीएम लेना तो आता ना, यहाँ 30 है इसलिए ऊपर नहीं आएगा, यहाँ 6 से काट देंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा, और जो 30 आया है बट्टे में उसे हमने 0 में गुणा करवा दिया। अब देखो भाई, गुणा करने पर 150 आना चाहिए 150, और जोड़ने पर 31 आना चाहिए। तो याद ही हमें 25 और 6 वाला कॉम्बिनेशन, पी स्क्वायर ए 31 को अपन लिख सकते हैं माइनस का 25 पी ए और माइनस का 6 पी ए प्लस 5 इक्वल टू 0, ऐसा कैसे ही। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ से हम कॉमन कितना ले सकते हैं बच्चों, 5 ले सकते हैं हम, 5 पी ए, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से 5 जाएगा तो 6 पी ए बचेगा यहाँ पर। ठीक है ना, और माइनस यहाँ से 5 पी ए गया तो केवल 5 बचेगा, 5 25। ठीक है, माइनस यहाँ से केवल 1 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा 6 पी ए प्लस का और माइनस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी मैं मिटा रहा हूँ, इसे पे भी एक बार आप ध्यान दे लीजिए। ठीक है ना, ये वाली चीज़ मिटा रहा हूँ, सब गड़बड़ घोटाला हो जाता है। अच्छा, जरा से बड़े माइनस प्लस नाटक करना, है ना। अब यहाँ से देखो, अपन इन दोनों में से 6 पी ए माइनस 5 कॉमन निकाल लेते हैं, तो बाहर आ जाएगा 6 पी ए माइनस 5, और अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से बचेगा 5 पी ए, तो 5 पी ए, और यहाँ से बचेगा माइनस का 1 बराबर 0। तो पी ए की दो वैल्यू आएगी, एक तो 6 पी ए इज माइनस 5 इक्वल टू 0 हुआ, तो यहाँ जाएगा पी ए इक्वल टू 5/6। ठीक है, 5 उधर जाएगा, और एक पी ए की वैल्यू यहाँ आएगी कब, जब 5 पी ए माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो पी ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1/5। अब 2 पी ए की वैल्यू आई तो स्वाभाविक है पी बी की वैल्यू भी 2 आएगी, तो पी बी की वैल्यू पी ए की वैल्यू 5/6 के लिए क्या आएगी, तो पी बी बराबर हम जानते हैं क्या है, पी ए माइनस 1/30। क्या है, पी ए माइनस 1/30। पी बी की वैल्यू क्या आ रही है, पी ए की वैल्यू आ रही है 5/6। 5/6 यहाँ रख देता हूँ, तो माइनस 1/30, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30, 6 का इसमें होगा तो 5, 5 25 ऊपर माइनस 1, तो एक मान आ जाएगा अपने पास 24/30। इसको कैंसिल कर दो, किससे कर सकते हो आप, 3 से, 3 8 24, 24/30। किससे कर सकते हो इसे, 3 से कर सकते हैं, 3 8 24 और 3 धाम 30, फिर से 2 से कर दो आप, तो 2 चौको 8, 2 पंजा 10, तो इसका एक मान आ जाएगा 4/5। और पी बी का एक और मान आ जाएगा कब, जब पी ए की वैल्यू 1/5 हो, तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला यही सही, पी ए की जगह अपन यहाँ पी ए, तो यहाँ 1/5 माइनस 1/30 हो गया, दोनों का एलसीएम आएगा 30, 5 का इसमें भाग दूंगा 6 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, तो 5/30
30, या इसे आप काट दो 5 एकम 5, 5 छका 30, तो 1/6। ये देखो पी ए की दो वैल्यू आएगी 5/6, पी वी की वैल्यू आएगी 4/5। इसी तरह पी ए की एक और वैल्यू आएगी 1/5, जिसके लिए पी वी की वैल्यू आ जाएगी 1/6। तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। लमसम सवाल हो गया थोड़ा सा अपनी गलती की वजह से, पर माफ़ करना, अगला सवाल अपन अच्छे से करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, सरल सही है, चौथे का सेकंड, ये जल्दी हो जाएगा। कुछ नहीं करना, हमें इनकी वैल्यू पी ए पी वी की वैल्यू दे रखी है, इन सभी की वैल्यू फाइंड आउट करना। कुछ भी नहीं है, ये वाला जो दे रखा पी ए, सीधा फॉर्मूला होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो आप, ए इंटू बी के फॉर्म में। फॉर्मूला इसमें वही है, पी ए पी बी, रख दो वैल्यू, गिवन है हमें। पी ए की वैल्यू क्या है 0.4 और पी वी की वैल्यू क्या है 0.5। कितना हो जाएगा 4 5 20, तो 0.20 आ जाएगा पहला आंसर। बी वाला क्या है पी ए बी बार, तो इसका मतलब क्या हो गया, पी ए सिंपल है लेकिन पी बी पर बार है, तो पी बी बार हो जाएगा। अच्छा पी ए ऐसा कैसे, पी बी बार को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस पी बी लिख सकता हूँ। ठीक है, वैल्यू है पी ए की हमारे पास कितनी है 0.4 है, और 1 माइनस पी वी की वैल्यू 0.5, तो 0.4 ऐसा कैसे, एक में से 0.5 जाएगा तो फिर से 0.5 ही बचेगा, तो फिर आंसर 0.20 ही आएगा। ठीक है, सी हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, पी ए बार बी पूछ लिया उसने इस बार, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए बार इंटू पी बी सिंपल। पी ए बार को क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही 1 माइनस पी ए लिख सकता हूँ, और पी बी ऐसा कैसे ही। ठीक है, 1 माइनस पी ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, वैल्यू है हमारे पास 0.4, और पी बी की जगह क्या लिख सकता हूँ 0.5। 0.4 जाएगा तो 0.6 बचेगा, इंटू 0.5 बाहर ही सही, क्या हो जाएगा 6 5 30, तो 0.30 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा था, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, 6 नंबर का सवाल है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम आ गई, बहुत प्यारा सवाल है, अच्छे से आएगा समझ में। क्या करना है भाई, एक पासे को फेंक रहे हैं, तो अगर पासे को फेंक रहे हैं तो सिंपल स्पेस बना लेते हैं। अब मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, थ्योरी आप आपके अकॉर्डिंग लिख सकते हो, आपको अब आदत भी हो गई होगी। ठीक है, यहाँ सॉल्व लिख लेते हैं, तो सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सिंपल स्पेस एक पासे को थ्रो करने पर एज बराबर भाई क्या होता है, एक पासे को थ्रो करूँ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। लेकिन यहाँ ये इसने स्पष्ट बोला है भाई कि ये जो 1 2 3 4 5 6 वाली जो उसके फेसेस हैं, जो उसकी दीवारें हैं पासे की, उनको हमने 1 2 3 को तो किस रंग से पोता हुआ है, लाल रंग से, तो हम इसमें उन रंग चिपका देते हैं। तो रंग चिपकाऊंगा, इन्हें रंग नहीं करूँगा, मतलब यहाँ रेड लिख देते हैं, मतलब पहला जो अंक है वो लाल रंग से, दूसरा भी लाल रंग से, तीसरा लाल रंग से। उनने स्पष्ट लिखा 1 2 3 लाल रंग से पुते हुए हैं, और 4 5 6 जो ग्रीन रंग से, तो इनके पीछे हम जी इनको इज्जत दे देते हैं। तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि भाई जो 1 2 3 है वो लाल रंग से, और 4 5 6 हरे रंग से पुते हैं। अब उन्होंने जो इवेंट ए दिया हुआ है, घटना ए, वो बोल रहा है इवेंट ए में कि भाई जो है वो इवन नंबर्स आए, है ना, जब पासे को हम थ्रो करें तो कैसे नंबर्स आए, इवन नंबर्स आए। तो इवन नंबर आने की घटना क्या क्या हो सकती है, तो यहाँ से सेलेक्ट करो भाई, 2 एक इवन है, 4 एक इवन है, और 6 सम संख्या की बात हम कर रहे हैं ना, हिंदी में लिखो तो इसे सम संख्या बोलेंगे। ठीक है, सम संख्या आने की, तो यहाँ पर ए के इवेंट कितने हो जाएंगे, 2R हो सकता है, 4G हो सकता है, और 6G हो सकता है। ठीक है, फिर हमसे पूछ रहा भाई इवेंट बी हमें दे रखा है, इवेंट बी में क्या बोल रहा है, घटना बी में, तो घटना बी में बोल रहा है संख्या लाल रंग से लिखी गई हो, है ना, तो नंबर इन रेड कलर, ऐसा लिख दो आप, तो इन रेड कलर, क्या भाई लाल रंग की संख्या, लाल रंग की संख्या, सीधी बात है ना, लिख लेना आप। तो लाल रंग की संख्या कौन कौन सी इसमें, तो आगे के क्या क्या है, 1R 2R और 3R, ये 3 ही केवल लाल रंग से। ठीक है, तो यहाँ पहले अपन इवेंट ए के वो लिख देते हैं नंबर, तो एन ए कितने हो गए अपने पास, यहाँ हो जाएंगे ये 3, और इसी तरह एन बी भी कितने हो जाएंगे अपने पास, यहाँ 3। ठीक है, अब इन दोनों के अपन कॉमन इवेंट लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। क्यों निकालना है, इन दोनों घटनाओं को हमें प्रूफ करना है कि भाई बताना है कि स्वतंत्र घटना इंडिपेंडेंट है या नहीं, है ना। तो दोनों में देखो क्या क्या कॉमन है,
तो देखो 2r इसमें भी 2r इसमें भी, बस एक ही इवेंट दोनों में कॉमन है 2r और 2r वाला, तो हम कॉमन इवेंट लिख देंगे क्या है 2r है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 1, केवल एक ही घटना है। अब यहाँ हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कि भाई हमें प्रूफ करना है ए और बी स्वतंत्र घटना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट एंड प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता किसके बराबर होनी चाहिए, ए घटना की प्रायिकता गुणा बी घटना की प्रायिकता के। तो देखो पहले हम इंटरसेक्शन की प्रायिकता निकालते, कितनी घटनाएं हो रही इंटरसेक्शन में, एक। कुल घटनाएं कितनी है, तो 6, 1 2 3 4 5 6, तो बटे में 6 आ जाएगा बराबर पी ए निकालेंगे। तो पी ए में कितनी घटनाएं 3 है और कुल घटनाएं कितनी 6 गुणा पी बी में, तो बी में कितनी घटनाएं घटित हो रही है 3 ही और कुल घटनाएं कितनी 6, तो 3 से 2 बार 3 से 2 बार, तो इधर तो 1/6 चल रहा है और इधर आ जाएगा 1/4, इक्वल है क्या, नहीं है। इसका मतलब नोट मतलब यह दोनों घटनाएं स्वतंत्र नहीं है, ये डिपेंडेंट घटना है। हेंस द इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, हिंदी में लिख देना, अतः घटना ए और बी स्वतंत्र नहीं है, बस इतना। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया है मैंने, 6 नंबर का सवाल है अपना, कि एक थैला है, एक कलश है जिसमें 10 काली मतलब ब्लैक गेंदें हैं और 5 वाइट गेंदें हैं। अब वो बोल रहा है कि भाई कलश से इन गेंदों को एक के बाद एक निकाला जाता है और निकाली गई गेंद को वापस नहीं रखा जाता, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। इस तरह के सवाल बच्चों जब भी आए तो विदाउट रिप्लेसमेंट में ही होते हैं, मतलब एक बार जो हमने वस्तु निकाल ली थैले में से एक गेंद, उस गेंद को हम वापस उसमें नहीं रखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो ये पूछ रहा है कि भाई कि दोनों, जब हम 2 गेंद उसमें से निकाल रहे हैं एक के बाद एक, तो दोनों के काली होने की प्रायिकता बताओ, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, दोनों के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ लिख देंगे देन, यहाँ टोटल बॉल्स भी अपन निकाल देते हैं, टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी, कुल गेंदें हो जाएगी 15 भाई, 5 सफ़ेद है 10 काली है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक बॉल्स, भाई हिंदी में इसे बोलेंगे तब 2 काली गेंद होने की प्रायिकता। ठीक है, इसे हम पी ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्या होगी। तो देखो सबसे पहले मैं काली गेंद निकालूंगा, तो कितनी गेंद है काली 10, तो 10 में से एक गेंद ही निकालूंगा मैं। ठीक है, 10 गेंदें हैं, कुल कितनी गेंद है 15, तो एक शुरुआत में काली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/15। फिर भाई दूसरी बार फिर हम निकाल रहे हैं, इस गेंद को हमने अलग रख दिया। तो बच्चों अब ध्यान देना, अब हमने एक काली गेंद अलग रख दी है, तो भाई 15 में से ही एक अलग रखी, तो अब कुल गेंद कितनी बची 14। और फिर से हम कौन सी गेंद निकालने की बात करें, भाई दूसरी भी काली हो, तो एक काली पहले ही हम निकाल चुके, तो अब पहले 10 थी, अब कितनी बचेगी 9, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसका मान निकाल लीजिए आप, काट दो इसे भाई, 3 से 3 3 9, 3 5 15, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 7 14, तो ऊपर तो बचा 3 और नीचे बचा है 7, 3/7 हो जाएगी। ये इसका आंसर आ गया। इसको हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी निकाल सकते हैं। क्या करना है, तो देखो काली गेंद निकालनी है हमें 2, तो ऊपर हो जाएगा 10C2, क्योंकि भाई कुल गेंदें कितनी काली 10, कितनी निकालनी है 2। नेट में क्या निकालेंगे, तो कुल गेंदें 15, इन 15 में से हम कोई सी भी 2 गेंद निकाल रहे हैं और उनके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब 10C2 ओपन कैसे होता है, तो सीधा याद रखना, नीचे कितना लगा 2, तो इस 10 को नीचे घटते क्रम में 2 बार गुणा कर दो, 10 और 9, 2 बार गुणा कर दिया बस। इसके बट्टे में हो जाएगा 2 है, तो 2 × 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बट्टे के बट्टे में 15C2 है, तो 15 को लिख दो, नीचे 2 है ना, तो 15 × 14 कर दो, और नीचे 2 को तो ओपन कर ही दो इसका फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब ऐसे खुलता है, मान लो कहीं पर अपने को दे रखा है 6C3, तो इसे कैसे खोलोगे,
तो नीचे 3 है ना, तो 6 को घटते क्रम में 3 बार खोल दो, 6 गुणा 5 गुणा 4 होगा 1 2 3, 3 को नीचे पूरा ओपन कर दो, 3 2 1, इस तरीके से। बात आई ना समझ में? तो इसका आंसर भी यही आएगा, देखना अभी हम निकालते हैं। तो 2 से 5 बार, 5 से 3 बार, ठीक है, पलट के लिख लेते हैं। ऊपर कितना बचा है 9, नीचे तो 1 बचा है यहाँ पर, ये ऊपर जाएगा, पलट के ऊपर आ जाएगा 2 एकम 2 और नीचे बचेगा 3 गुणा 14, ठीक है। 3 से 3 तिया 9, 2 से 2 सता 14, देखो ऊपर बचा है 3, नीचे बचा है 7, ये आंसर आ। तो हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, पर ये वाली सरल मेथड है, आप इसका यूज़ करना। तो दोनों ब्लैक बॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/7। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अब 7th वाला सवाल है, इसमें भी हम एक पासे को उछाल रहे हैं। पासे को उछाल रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा भाई, किसी डाइस को जब हम थ्रो कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस 6 घटनाएं होंगी कि भाई क्या क्या आ सकती है। तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब यहाँ में 2 इवेंट दे रखे, तो इवेंट ई के बारे में उनने बोल रखा है, इवेंट जो ई है, जो घटना ई है, उसमें बोल रहा है वो कि भाई 3 का मल्टीपल आए, 3 का अपवर्त, ऐसा कुछ वर्ड उनने यूज किया है हिंदी में, अपवर्त। अपवर्त मतलब होता है मल्टीपल। तो देखो 3 के मल्टीपल की अगर अपन यहाँ बात करें तो यहाँ लिख देते हैं मल्टीपल ऑफ 3, आवाज़ नहीं, मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल देखो कौन कौन से इन घटनाओं में से, एक तो 3 खुद है और एक 6, मतलब 2 इवेंट अपने पास यहाँ पर ई घटना में। तो यहाँ पर एन ई कितना हो जाएगा बच्चों 2। उसी तरह फिर इवेंट एफ में उनने दे रखा है, 1 मिनट मुझे पढ़ना पड़ेगा। घटना एफ के बारे में उनका कहना है कि भाई पासे पर प्राप्त संख्या समूह है ना, तो जो नंबर आए वो कैसा हो, इवन नंबर हो, इवन नंबर है ना, मतलब पासे पर ऊपर की तरफ जो नंबर आए वो कैसा हो, सम संख्या हो, सम संख्या। और फिर हमें बताना है घटना ई और एफ स्वतंत्र है कि नहीं, है ना। इवेंट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट और नोट, ये हमें बताना है। तो यहाँ देखो इसका हम वो निकालते हैं सैंपल स्पेस। इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो यहाँ जाएगा 2 4 और 6, ठीक है। दोनों घटनाओं का अपन अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन निकाले, कॉमन इवेंट देखें, तो दोनों में देखो इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, मतलब केवल एक इवेंट होगा जो दोनों में कॉमन होगा। अब हमें क्या बताना है, तो टू प्रूव ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट लिख देंगे भाई। ई और एफ को स्वतंत्र घटना होगी, कब होगी, जब पी ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर हो जाएगा, पी ई के गुणा पी एफ के, है ना। मतलब दोनों के कॉमन घटनाओं की प्रायिकता बराबर दोनों के अलग अलग दोनों घटनाओं के अलग अलग प्रायिकताओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन ई एफ की प्रायिकता देखें तो कितनी, ये 6 मत लिख देना, यहाँ नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं इसके, ये केवल इवेंट है, नंबर ऑफ इवेंट 1 है, 6 मत लिख देना गलती से। तो हाँ 1 आ जाएगा। कुल इवेंट कितने, तो 6 रहते हैं, एक पासे को फेंकते हैं। तो पी, तो ई में कितनी घटना है, तो ई में है 2 घटना, ये देखो हमने लिख रखा है यहाँ, कितने में से, 6 में से, गुणा पी एफ, यहाँ पर एफ में कितनी घटना है, 3 घटना है, तो 3 घटना है कितने में से, 6 में से। तो देखो 2 3 6 होता है, 6 से 6 कैंसिल, इधर भी 1/6, यहाँ पर भी 1/6 बच गया। तो लिख देंगे दोनों इक्वल आ गए, हेंस ई एंड एफ आर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, लिख देंगे, अतः ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें 8वां सवाल दे रखा है, एक पासे को 2 बार उछाल रहे हैं। हम कितनी बार उछाल रहे हैं एक पासे को, तो कौन से नंबर का सवाल है, 8वां है ना, एक पासे को 2 बार उछाल रहे थे, नंबर भी भूल जाता हूँ, 8वां है। एक पासे को 2 बार उछालने पर सैंपल स्पेस क्या होता है, व्हेन वी थ्रो अ डाइस ट्वाइस, ठीक है। एक पासे को 2 बार फेंकने पर जो प्रतिदर्श समष्टि, तो आप लोग जानते हो वो होगी 1 1, ठीक है। फिर 1 2 डैश 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 कहाँ तक, 1 6 तक। इसी तरह फिर आ जाएगी 2 वाली लाइन, 2 1 2 2 डैश 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 2 6 तक। इसी तरह ये डैश 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 डैश
डैश डैश डैश डैश डैश डैश कहाँ तक जाएगा 6162 और डैश 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 66 तक, मतलब कुल कितनी घटनाएं रहती है। तो ये एन एच जो रहता है 36 घटनाएं रहती है, एक पासे को 2 बार उछालते। अब हमें 2 इवेंट दे रखे हैं, तो इवेंट कौन सा है, ई इवेंट जो है वो हमसे बोल रहा है भाई, इवेंट ई में हमसे बोल रहा, सॉरी ए और एफ में दे रखा है, ए और बी के रूप में, पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना। वही जो फर्स्ट उछाल रहे हैं हम, ये पहले वाली जो संख्या है ये पहली उछाल को बता रही है, फर्स्ट थ्रो को, तो बोल रहा है ओड नंबर इन फर्स्ट थ्रो, पहली उछाल पर, हिंदी में इसे क्या लिखेंगे हम, पहली उछाल पर विषम संख्या आना, पहली उछाल पर विषम संख्या आना, विषम संख्या आना। ठीक है, तो पहली उछाल पर विषम संख्या आने की प्रतिदर्श समष्टि अगर अपन लिखें तो विषम संख्या का मतलब ये है 1 और एक 3 वाली लाइन और एक 5 वाली लाइन, मतलब ये वाली, ये 1 है ना, विषम संख्या समझ लो ना, पहले उछाल पर मतलब पहले नंबर पे विषम संख्या होनी चाहिए। विषम संख्या भाई कुल मिला के 1 2 3 4 5 6, ये तो नंबर, इनमें से विषम कौन कौन से, 1 3 और 5, ओड नंबर यही है। तो ये वाली लाइन हम लिख लेते हैं, तो 1 1 1 1 1 से 1 6 तक, फिर 3 1 से तो 3 6 तक, उसी तरह फिर 5 1 से तो 5 6 तक। ठीक है, आप एग्जाम में पूरा लिखना, मतलब ये ऐसे कितने घटनाएं निकलेंगी हमारे पास, तो ये आ जाएगा एन ई कुल मिला के 18 घटनाएं निकलेंगी, है ना, 6 ये 6, तो 6 तिया 18। उसी तरह फिर एफ इवेंट क्या बोल रहा है, एफ जो इवेंट है, इवेंट एफ घटना, सॉरी उनने एफ नहीं दे रखा, उनने ए बी के रूप में दे रखा, घटना ए और घटना बी। तो घटना बी क्या बोल रही है, तो पढ़ लेता हूँ मैं। घटना बी बोल रही है द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना, मतलब अब जो ओड नंबर है वो सेकेंड थ्रो पर आना चाहिए, ओड नंबर इन सेकंड थ्रो। ठीक है, सेकंड थ्रो पर ओड नंबर आना चाहिए, मतलब द्वितीय उछाल पर विषम संख्या, द्वितीय उछाल पर विषम संख्या, हिंदी में से लिखेंगे। अब द्वितीय उछाल पर विषम संख्या, तो देखो इस प्रतिदर्श समष्टि में द्वितीय उछाल पर प्रथम विषम संख्या से हमारा मतलब है सेकंड नंबर पर ओड नंबर होना चाहिए। तो एक तो ये वाली लाइन हो सकती, मतलब ये वाली लाइन हो सकती है, और इसी तरह 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 और 6 1 तक। तो अपन यहाँ लिख देते हैं क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है 1 1 2 1 3 1 और इसी तरह डैश 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 3 6 तक, सॉरी 6 1 तक, है ना। लास्ट वाला नंबर इस बार द्वितीय उछाल की बोल रहा है, इसलिए लास्ट वाला हमारा विषम होना चाहिए ओड नंबर। इसी तरह फिर यहाँ हम कर सकते हैं, कौन सा भी ले सकते हैं हम, यहाँ पर 1 1 2 1 ले लिया ना हमने, तो अब यहाँ पर हम ले लेंगे 1 3 वाला ले लेंगे, है ना, और उसके बाद 2 3 और 3 3, सेकंड उछाल पर आना चाहिए हमें, तो विषम संख्या हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है, 6 3 ये नंबर ले लेंगे। इसी तरह फिर हम ले सकते हैं 1 3 आ गया, एक 5 वाला ले सकते हैं, 1 5 ले सकते हैं हम, 2 5 ले सकते हैं, ये 3 5 ले सकते हैं, और डे 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 6 5 तक ले सकते हैं। तो सारे इवेंट दूसरी उछाल में हमें क्या दे रहा है, विषम संख्या दे रहा है। आप इन्हें ऐसे में ध्यान रख लो, 1 1 1 3 1 5 2 1 2 3 2 5 3 1 3 3 3 5, यहाँ फिर 4 1 4 3 4 5, फिर 5 1 5 3 5 5, फिर 6 1 6 3 6 5। अब ये इवेंट भी देखो, 1 2 3, एक 4 वाला 5, एक 5 वाला 6, सॉरी 1 2 3, एक 4 वाला 4, एक 5 वाला 5 और एक 6 वाला 6, तो 6 6 6। तो ये भी कुल कितने इवेंट हो जाएंगे, एन बी कुल कितने इवेंट हो जाएंगे, ये भी 18 हो जाएंगे, है ना। यहाँ हमने एन ई लिख रखा है, इसे एन ए कर लो, है नंबर ऑफ ए इवेंट्स। अब यहाँ इन दोनों का अगर अपन कॉमन देखें, ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो इनमें क्या क्या कॉमन आएंगे। तो ऐसे इवेंट इसमें कॉमन आएंगे जिनमें पहला लेटर भी कैसा हो, पहली उछाल पर भी विषम हो और दूसरी उछाल पर भी विषम हो।
तो एक तो हमें ये मिल जाएगा 1 1, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको मिलेगा, और दूसरा विषम कौन सा मिलेगा, हाँ एक 3 3 मिलेगा और एक 5 5 मिलेगा। इनके अलावा और कोई सा इवेंट नहीं है इसमें, इन दोनों में कॉमन की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों में कॉमन जिन पर क्या हो, जिन पर ये दोनों घटनाएं आ रही हो, ठीक है। देखो एक तो 1 1 हो जाएगा, एक 3 3 हो जाएगा और एक यहाँ कहीं पे 5 5 रखा होगा। तो यहाँ एन ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया अपने पास, 3 घटनाएं आ रही हैं कॉमन बस, ठीक है। 3 के अलावा और कोई सी आएगी क्या, नहीं आ सकती, और भी आ सकती भाई, ये वाली तो पूरी आ रही ना। देखो मैंने गलत कर दिया ना, ये देखो दोनों जगह विषम होनी चाहिए, तो यहाँ 1 1 भी विषम है, 1 3 भी और 1 5 भी, तो 1 1 1 पर इधर नहीं है ना, इन दोनों में कॉमन देखना है। अरे यार हमें बाबा सही कर रहा था मैं, कंफ्यूज मत होना, हमें इन दोनों में से कॉमन निकालना, इसमें से और इसमें से। तो इन दोनों में अगर आप कॉमन देखो तो एक तो 1 1 दिख रहा होगा, देखो इसमें भी 1 1 है, ठीक है। एक यहाँ पर जब अपन आगे बढ़ाएंगे इसे 3 2 और 3 3 करेंगे तो यहाँ पर हमें 3 3 भी मिलेगा और एक 5 5 भी मिलेगा। इसके अलावा आप पूरा इसमें झाँक लो, आपको कोई सी चीज़ कॉमन नहीं मिलने वाली। देखो 5 1 इसमें है लेकिन 5 1 इसमें नहीं है, इसके बाद में 3 1 इसमें है लेकिन 3 1 इसमें नहीं है, 1 3 अलग है, 3 1 3 1 इसमें भी तो है। चलो अपन एक एक करके मिला के देखते हैं थोड़ा सा, है ना। सबसे पहले 1 1 इसमें था तो 1 1 इसमें भी है, तो हमने 1 1 लिख लिया, मिला लेते हैं अपन। 2 1 इसमें है तो 2 1 इसमें मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। 3 1 इसमें, तो 3 1 इसमें मिलेगा क्या हमें, तो 3 1 इसमें मिल रहा है, ये देखो 3 1 आ रहा है, ये गलती अपन कर बैठते, 3 1 दोनों में आ रहा है ना। उसके बाद में इसमें है 4 1, तो 4 1 इसमें मिलेगा क्या हमें, 4 1 तो कतई नहीं मिलने वाला, ठीक है। फिर इसमें अपना क्या है, 5 1 भी है इसमें, है ना, 5 1 इसमें, तो देखो 5 1 भी मिल रहा है इसमें, तो 5 1 भी कॉमन होगा, है ना। हो जाता है कभी कभी कन्फ्यूजन, क्या करें, प्रोबेबिलिटी है ही ऐसी चीज़। तो 5 1 इसमें भी मिल रहा है ना। उसके बाद में फिर अपन देखते हैं 6 1, तो 6 1 इसमें मिलना असंभव है क्योंकि यहाँ तो हमें पहली उचाल में ओड चाहिए। 1 3 देखते हैं इसमें, तो इसमें 1 3 मिलेगा क्या हमें, 1 1 मिल रहा है ना। फिर 1 2 भी मिलेगा इसमें, नहीं 1 1 मिल रहा है, 1 2 मिलेगा, 1 3 भी मिलेगा इसमें, मतलब 1 3 भी कॉमन है अपना, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर 1 3 के बाद में 2 3 है इसमें, तो 2 3 इसमें नहीं मिलेगा, 3 3 मिल जाएगा इसमें, इस वाली लाइन में, ठीक है। 3 3 के बाद 4 3 इसमें नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। 5 3 इसमें मिल जाएगा आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 5 3 भी ले लेंगे। 6 3 नहीं मिलेगा। उसके बाद में आपको 1 5 यहाँ मिल रहा है हमें, तो 1 5 इसमें मिलेगा क्या, तो 1 5 बिल्कुल ऊपर की तरफ हमें मिलेगा यहाँ पर 1 5, ठीक है। कुल मिला के इसमें से वो सारे नंबर उठा लेने जहाँ पर दोनों जगह ओड ओड विषम संख्या आ रही है, जैसे 1 1 आ रहा है, 3 1 आ रहा है, 5 1 आ रहा है, 1 3, सभी विषम विषम संख्या वाली टर्म है ना। तो इसमें से हम देखो 2 5 में ही नहीं है, 3 5 इसमें भी मिल जाएगा हमें यहाँ की जगह बिल्कुल, 4 5 नहीं मिलेगा, 5 5 मिल जाएगा एक, और 6 5 नहीं मिलेगा, मतलब ये वाले इवेंट इसमें कॉमन मिलेंगे। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इवेंट कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने इवेंट होगा कुल, 9 इवेंट होगा, है ना। बच्चों थोड़ा सा हो जाते हैं कंफ्यूज, तो आप डिमोटिवेट मत होना कि यहाँ तो सर के ही ऐसे हो रहा है ना, हो जाता है कभी कभी। तो 9 इवेंट अब सही निकला। अब हमें क्या प्रूफ करना है भाई, ये स्वतंत्र है या नहीं, है ना, मतलब ये इंडिपेंडेंट है नहीं। हम कंडीशन जानते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ जाए पी ए गुणा पी बी के, तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये स्वतंत्र हो जाएगा। तो पहले हम इंटरसेक्शन वाली घटना की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, कितना है, 9 है, और कुल घटनाएं कितनी है, 36, 2 पासे को फेंकने पर पी ए, तो ए में कुल घटनाएं कितनी है, 18, और कुल घटनाएं कितनी है, 36, है ना, गुणा पी बी में कितनी घटनाएं, 18, और कुल घटनाएं 36, ठीक है। तो यहाँ देखो
9 एकम 9, 9 चुकू 36, तो इधर से तो आ गया 1/4 बराबर, यहाँ से देखना 18 एकम 18, 18 दूनी 36, मतलब 1/2 यहाँ से आया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 1/2 यहाँ से आया। तो दिख ही रहा आपको स्पष्ट, ये हो गया 1/4 गुणा 1/2, 1/2 कितना हो जाएगा बराबर 1/4, दोनों बराबर आ रहा है LHS RHS, तो हम लिख देंगे हेंस A एंड B इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अतः A और B घटनाएं स्वतंत्र हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, नवा सवाल है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है इसको पढ़ने में, पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना, सीधा इसकी मेथड याद रखनी है। बोल रहा भाई गणित के कोई सा क्वेश्चन पेपर है जिसको 3 स्टूडेंट हल करते हैं, तो हम मान लेते हैं वही वो 3 स्टूडेंट ABC है ना, तो गिव्स दैट मतलब गिवन दैट क्या दिया हुआ है हमें, तो बोल रहा है कि तीनों जो अलग अलग हल करें तो उनकी प्रोबेबिलिटी रहती है उस प्रश्न पत्र को हल करने की। तो पहले जो बालक है उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब P1 बराबर हमें दिया हुआ 1/2, PB मतलब दूसरा बालक जो सॉल्व करता है पेपर को उसको हल करने की 1/3, और तीसरा है C मान लेते हैं PC, तो वो है 1/4। अब वो बोल रहा है यदि सारे स्टूडेंट इसको हल करने बैठे, तीनों हल करने बैठे, तो इस पेपर के सॉल्व होने की प्रायिकता बताओ। तो बच्चों इसको आपको सीधे याद रखना, हम क्या करेंगे, इन तीनों के द्वारा सॉल्व ना करने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। क्या कौन किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, कहीं किसी से भी पेपर सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी, और उस किसी से भी सॉल्व ना होने वाली प्रोबेबिलिटी को हम 1 में से घटा देंगे। अब 1 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, पूरे पेपर के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ देखो ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इस सवाल पे, सिंपली कर देना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे नोबडी क्वेश्चन पेपर प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर बाय नोबडी, भाई किसी के द्वारा सॉल्व नहीं किए जाने की प्रोबेबिलिटी, वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी PA बार। ठीक है भाई, PA की तो सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, PA बार क्या होगी, नहीं सॉल्व करने की, B के द्वारा नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी PB बार हो जाएगी, C के द्वारा सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी PC बार हो जाएगी। अच्छा, PA बार का फॉर्मूला लगा दो, 1 - PA लिख सकता हूँ इसे। ठीक है, PB बार को क्या लिख सकता हूँ, 1 - PB लिख सकता हूँ। PC बार को क्या लिख सकता हूँ, 1 - PC लिख सकता हूँ। है हमारे पास PA PB PC की वैल्यूज़, तो हो जाएगा 1 - PA की वैल्यू 1/2, 1 - PB की वैल्यू 1/3, 1 - PC की वैल्यू 1/4। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 में से आधा जाएगा तो आधा, ठीक है, 1 में से 1/3 जाएगा तो बचेगा 2/3, गुणा 1/4 जाएगा तो बचेगा 3/4। ठीक है, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, तो यहाँ आ जाएगा नहीं सोल्व करने की, क्वेश्चन पेपर को किसी के द्वारा सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/4। अब तीनों के द्वारा अगर पेपर सोल्व किया जाएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी, तो लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर बाय ऑल, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर बाय नोबडी, है ना। क्या कर रहे हैं हम, हिंदी में इसे बोल देता हूँ मैं, है ना, तो इसे हिंदी में बोलेंगे हम कि भाई प्रश्न पत्र को सभी के द्वारा सॉल्व किए जाने की प्रायिकता, ये वाला यहाँ लिख लेना, प्रश्न पत्र को सभी के द्वारा हल करने की प्रायिकता, ठीक है, वहाँ तक जा रहा है। और फिर इसका आप लिख देना हिंदी में कि भाई यही वाली लाइन हमने वहाँ लिख दी है, किसी के द्वारा किसी से भी हल ना होने की प्रायिकता,
किसी से भी हल ना होने की प्रायिकता ये है। तो एक में से अगर मैं किसी से भी हल ना होने की प्रायिकता को घटा दूँ तो क्या हो जाएगी, सभी से हल होने की प्रायिकता। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 1/4। अब भाई एक में से 1/4 जाएगा 3/4, यही आपका आंसर होगा। कि भाई अगर सभी पेपर को हल करें तो पेपर के सॉल्व होने के चांसेस कितने हो जाएंगे, 3/4, मतलब मैक्सिमम चांस है कि पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला हमें सवाल दिया हो 10वां कि भाई एक थैला है, एक बैग है जिसमें वाइट बॉल 5 है, ब्लैक बॉल 3 है, मतलब सफ़ेद 5 गेंदें हैं, काली 3 गेंदें हैं, है ना। तो कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी, यहाँ लिख देते हैं हम, टोटल गेंद हो जाएगी भाई साहब आपकी 8 गेंदें। अब बोल रहा है कि उस थैले में से एक के बाद एक गेंदों को निकाला जाता है और वापस गेंदों को उस थैले में नहीं रखा जाता, मतलब रिप्लेसमेंट नहीं है ना। तो पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं अपन, तो यहाँ लिख देंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, ये ध्यान रखना आपको, है ना। तो भाई क्या बोल रहा है कि भाई दोनों गेंदों के काली होने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता याद करो कि भाई दोनों गेंदें क्या हो, काली। यहाँ लिख दिया मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर ब्लैक, तो क्या हो जाएगी, इसे हम PE से रिप्रेजेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले तो हमने एक बार बॉल निकाली उसमें से, है ना। तो अपने पास 3 बॉल थी ब्लैक, है ना। तो एक शुरुआत में ब्लैक बॉल निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3, और कुल बॉल कितनी 8, तो 3/8 गुणा। अब जो बॉल निकाल ली वो वापस नहीं रख रहे हैं हम काली गेंद, तो अब काली गेंद कितनी बची 2, और कुल गेंदें कितनी बची है 7। तो अगली बार जब मैं थैले में हाथ डालूंगा तो ब्लैक बॉल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 2/7, क्योंकि एक बॉल हमने निकाल ली तो एक काली में से भी कम हो जाएगी और एक कुल में से भी कम हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी। काट दो, 2 एकम 2, 2 चुकू 8, ठीक है। तो और 3 से कटेगा क्या, 7 चुकू 28, तो 3/28 इसका आंसर आ जाएगा आपका। बस सिंपल सा प्रश्न था, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगला सवाल हमें दिया हुआ है कि फिर से एक थैला, एक बैग है जिसमें W मतलब वाइट बॉल कितनी है 3, रेड बॉल 4 है और ब्लैक बॉल 5 है, मतलब सफ़ेद गेंदे 3 सफ़ेद गेंदे, 4 लाल गेंदे, 5 काली गेंदे। तो कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी टोटल, तो टोटल हो जाएंगी 5 3 8 4 12 गेंदें। अब वो बोल रहा है इसमें से वही कि भाई गेंदों 2 गेंदें निकाली जाती एक के बाद एक को निकाल ली अलग रख ली, दूसरे को निकालेंगे, तो एक के सफ़ेद और एक के काली होने की प्रायिकता बतानी, यही बतानी ना हमें। कि भाई पहली बॉल कैसी हो, वाइट हो, और दूसरी बॉल कैसी हो, ब्लैक हो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, है ना। कि तो किसकी प्रायिकता याद करनी है हमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इज वाइट या ब्लैक, क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट इज वाइट, है ना, फर्स्ट इज वाइट एंड सेकंड इज ब्लैक, है ना। तो वही पहली सफ़ेद गेंद यहाँ हिंदी में लिख देंगे, पहली सफ़ेद एवं दूसरी काली गेंद होने की प्रायिकता, यहाँ हम कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, होने की प्रायिकता। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले सफ़ेद गेंद निकाल रहे हैं, सफ़ेद कितनी गेंद है 3, निकालनी कितनी 1, भाई एक बार में एक ही तो निकाल रहे हैं, तो पहली गेंद सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 3C1 हो जाएगी, ठीक है, इनटू। अब दूसरी गेंद, इसको अलग पटक दिया, दूसरी गेंद निकाल रहे हैं, दूसरी बार कौन सी गेंद निकाल रहे हैं काली, तो काली कितनी गेंद है 5 गेंद है, निकालनी कितनी एक ही निकालनी दूसरी बार में भी, तो ये ऊपर आ जाएगा बटे में। कुल कितनी गेंदें निकाली हमने 2 गेंदें निकाली, एक ये वाली निकाली सफ़ेद और एक काली निकाली, कितने में से निकाली 12 में से, तो बाद नीचे आ जाएगा 12C2। समझ में आया ना, हमने 3 सफ़ेद गेंदों में से एक निकाली, 5 काली गेंदों में से एक निकाली, बटा 12 गेंदों में से हमने 2 गेंद निकाल ली, है ना। ये कुल घटनाएं आ गई, सोल्व कर दो इसे, तो देखो 3C1 का मतलब तो 3 ही होगा, 5C1 का मतलब भी 5 ही होगा, ठीक है। 12C2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12 × 11 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 × 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 4 तिया 12, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। और क्या बचा, कुछ नहीं, ऊपर से बचा 5, नीचे से हो जाएगा 11 दूना
22, या आंसर आ गया इसका 5/22, है ना। मतलब उसकी प्रायिकता कितनी होगी, पहली सफ़ेद और दूसरी काली गेंद होने की प्रायिकता होगी 5/22। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है 12वां हमारे पास। इस बार उन्होंने हमें 2 बैग दे दिए। पहले बैग में जो है वो 6 तो काली गेंदें हैं और 3 वाइट गेंदें हैं, मतलब सफ़ेद। दूसरे बैग में 5 ब्लैक बॉल है, मतलब 5 काली गेंदें हैं और 4 सफ़ेद गेंदें हैं। ठीक है, 4 सफ़ेद गेंदें। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है भाई कि दोनों बैग में से एक एक बॉल निकाली जाती है ना, अलग अलग, एक बैग में से अलग निकाल ली। अब उन दोनों गेंदों को जो निकली हैं एक ही कलर होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि दोनों सेम कलर की हो, या तो दोनों वाइट वाइट हो या दोनों ब्लैक ब्लैक हो। तो हमने यहाँ लिख दिया है इवेंट टी क्या होगी, बोथ आर ब्लैक और बोथ आर वाइट। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता हो जाएगी भाई साहब हमारी, पी से रिप्रेजेंट करेंगे इसे, कि भाई या तो पहले बैग से जो निकाली गई बॉल हो वो भी ब्लैक हो और दूसरे बैग से जो निकाली गई बॉल हो वो भी ब्लैक हो। लिखने का तरीका ध्यान रखना है, पूरा सॉल्यूशन लिखने के तरीके पर ही, या फिर और, या फिर या लिख देंगे हम इसे हिंदी में, है ना। पहले बैग से भी वाइट बॉल निकले या फिर दूसरे बैग से भी वाइट बॉल निकले, है ना, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये पहले बैग की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट बैग, ये हम बात कर रहे हैं सेकंड बैग की। यहाँ पर भी वाइट बॉल, मतलब फर्स्ट बैग से सफ़ेद गेंद और सेकंड बैग से सफ़ेद गेंद, ये ध्यान रखना है ना। तो पहले बैग से काली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो पहले तो हम देखें पहले बैग में कुल कितनी गेंदें हैं, तो टोटल पहले बैग में जो गेंदें हैं वो 6 3 9 है। इसी तरह टोटल दूसरे बैग में जो गेंदें हैं वो कितनी हैं, यहाँ पर भी 9 ही है, 5 4 9। तो पहले बैग से काली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो पहले बैग में काली गेंद कितनी है, 6, और कुल गेंदें कितनी है, 9, तो 6/9 आ जाएगा, ये गुणा का साइन है। दूसरे बैग से काली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो दूसरे बैग में कितनी काली गेंदें हैं, 5 है। कुल गेंदें कितने दूसरे बैग में, यहाँ पर भी 9 ही है, तो 9 हो जाएगा। और का मतलब होता है बच्चों प्लस। ठीक है, अब पहले बैग से सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, तो पहले बैग में सफ़ेद गेंद कितनी है, देखो 3 है पहले बैग में, 3, कुल कितनी गेंदें हैं, 9 है ना। फिर इनटू का साइन, फिर दूसरे बैग से सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, तो दूसरे बैग में सफ़ेद गेंद कितनी है, 4, कुल गेंदें कितनी दूसरे बैग में भी 9 ही हैं। बस अपना यहाँ आंसर आ जाएगा। ये देखो ये हो जाएगा 6 5 30 बटा नमा नमा 81 प्लस 3 चुकू 12 बटा नमा नमा 81। दोनों सेम है तो नीचे 81 एलसीएम, 30 में 12 को जोड़ेंगे तो 32 और 42। ठीक है, कितने से काट सकते हैं इसे, 3 से काट सकते हैं अपन चाहे तो, 14 तिया 42, ठीक है, और 27 तिया 81, तो 14/27 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक आए ना समझ में, नहीं आए हो तो एक बार फिर से पीछे जाओ, देखो पक्का आ जाएगा, है ना। नीचे लिख देना कि अतः दोनों बैग सेम कलर की बॉल होने की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी हो जाएगी, 14/27। ठीक है बच्चों, अगला सवाल मैंने लिख दिया। अच्छा है 13वां सवाल बोल रहा है कि भाई एक बैग है जिसमें 3 वाइट बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है और 2 रेड बॉल है। तो टोटल बॉल देख लेते हैं हम कितनी है इस थैले में। तो टोटल बॉल है 3 2 6 8 बॉल है। अब वो बोल रहा है इस बैग से 3 गेंदें निकाली जाती है एक के बाद एक, और उन्हें रखा नहीं जाता, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट, वापस नहीं रखते, जो बॉल निकाल ली वो निकाल ली। तो बोल रहा है उन तीनों गेंदों में से आखिरी गेंद के रेड होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। तीनों निकाल लो, आपकी पहली दूसरी कुछ भी निकले, आखिरी बॉल रेड होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जो इवेंट ई है वो अपना क्या बन जाएगा, लास्ट, या फिर ऐसा लिख सकते हैं थर्ड बॉल इज रेड। तो देखो इसके क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे प्रोबेबिलिटी के पी के। तो देखो या तो पहले वाइट बॉल निकल जाए, दूसरी भी वाइट निकल जाए, तीसरी रेड रहे, क्योंकि हमें आखिरी बॉल रेड ही निकालनी। प्लस ऐसा भी हो सकता है पहली ब्लैक हो, दूसरी भी ब्लैक हो, तीसरी रेड हो जाए, प्लस। ठीक है, ऐसा हो सकता है पहला वाइट बॉल हो, है ना, दूसरा ब्लैक हो, तीसरा रेड हो जाए, है ना। प्लस ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला ब्लैक हो, फिर वाइट हो, फिर आखिरी में रेड हो, आखिरी में रेड ही निकालनी है हमें। ठीक है, प्लस
ऐसा भी हो सकता है पहला वाइट आ जाए फिर रेड आ जाए और फिर रेड आ जाए, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है पहले भाई रेड आ जाए फिर वाइट आ जाए फिर रेड आ जाए, ठीक है ना। उसके बाद में फिर ऐसा भी तो हो सकता है भाई साहब कि जैसे हमने अभी डब्लू के साथ रेड को लिया, पहले ब्लैक आ जाए फिर रेड आ जाए फिर रेड आ जाए, ठीक है। प्लस ऐसा भी हो सकता है पहले रेड आ जाए फिर ब्लैक आ जाए फिर रेड आ जाए, ठीक है। अब बच्चों आपको यहाँ एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा, सर आपने डब्लू डब्लू को आगे ले लिया, ब्लैक ब्लैक को आगे ले लिया, रेड रेड आगे क्यों नहीं आ सकता। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखना, लाल गेंदे केवल 2 हैं हमारे पास और 2 में से एक गेंद की जगह फिक्स है तीसरे नंबर पे, तो जो एक बॉल बच्ची वही नाचेगी जगह जगह। इसलिए आप देखोगे कि हमने 2 रेड को इस कॉर्नर पे नहीं लिया है, क्योंकि अगर दोनों रेड में पहले ही निकल जाएंगी तो आखिरी में रेड आ ही नहीं पाएगी, हमें तो प्रोबेबिलिटी लास्ट में रेड लानी है ना। आपको इस सवाल में याद रखना है कितनी घटनाएं बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 घटनाएं क्यों बनेंगी, तो इसका फॉर्मूला याद रखो 2n होता है, जहाँ पर n जो होती है वो नंबर ऑफ जो हम बॉल निकाल रहे हैं, कितनी बॉल निकाल रहे हैं, 3 बॉल निकाल रहे हैं, तो 2 की घात 3, तो कितनी कंडीशन बन जाएगी 2 × 2 × 2 बराबर 8। फिर भी आपको है ना, आप तो ये स्पेशल एक सवाल है इसमें ध्यान रखो कि 8 कंडीशन हमारी निकलेगी, बात खत्म। अब जो ये कंडीशन निकली इनके अनुसार ही हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो देखना बहुत अच्छे से समझना। पहले कौन सी बॉल निकल रही, वाइट बॉल, तो पहले वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वाइट बॉल कितनी है 3 है ना, कितनी में से निकाल रहे हैं, कुल 8 में से, तो पहली बॉल के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/8। अब ध्यान रख, फिर वापस कौन सी बॉल निकल रही है, यहाँ पर वाइट बॉल निकल रही है, तो अब देखो अब वाइट बॉल निकाल रहे हैं, हमने क्या बोला, जो बॉल निकाल चुके हैं बैग से उसे वापस बैग में नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब एक वाइट तो निकल चुकी है, तो हमारे पास कितनी वाइट बची 2, और क्योंकि टोटल में से भी कम होगी भाई, एक वाइट निकली तो कुल में से भी तो कम हो जाएगी, तो 8 की जगह आ जाएगा 7, ये ध्यान रखना। तो दूसरी की वाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/7। फिर तीसरी रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल कितनी है हमारे पास 2 है, तो ऊपर तो 2 ही आएगा, लेकिन नीचे से कितनी बॉल जा चुकी है, एक बॉल यहाँ चली गई एक यहाँ चली गई, तो 7 हो गया, एक बॉल और गई ये वाली, तो कुल गेंदें कितनी बच जाएंगी 6, ये ध्यान रखना। नीचे देखना आप पूरी, जो हम ये लमसम सोल्व करना है हमें पूरा तो आप देखोगे बोलते नहीं बन रहा मेरे से, फिर भी मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग, तो आप देखोगे 8 7 6 8 7 6 ही चलेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगले वाले टर्म पर आते हैं प्लस लगाकर, अच्छा पूरा सोल्व होगा सर, बिल्कुल पूरा होगा। पहले के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी तो कितनी हो जाएगी, 3 बॉल है तो 3/8। अब दूसरे के भी ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी तो क्या हो जाएगी भाई, एक ब्लैक तो निकाल ली इसलिए 2 बची और कुल में से 7 बची। तीसरे के रेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड कितनी है 2 है, बचते में आ जाएगा 6, फिर प्लस अगली बार पहले के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी, है ना। ये हमेशा हम नई प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है, ऐसा मत करना सर वाइट पहले ही निकाल चुके हैं 2, ऐसा नहीं है, फ्रेश प्रोबेबिलिटी, हर प्लस के बाद एक नई प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं प्रायिकता, है ना। तो डब्लू कुल कितनी गेंदें हैं, सफ़ेद 3 है, कितने में से 8 में से। फिर उसके बाद में ब्लैक बॉल कितनी है, तो 3 ही है अभी, तो कितने में से, लेकिन 7 में से, या 8 7 6 ही चलेगा। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी तो 2/6 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। फिर प्लस अब ये वाली प्रोबेबिलिटी देखेंगे BWR, पहली बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगी, दूसरी बॉल के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/7, तीसरी के रेड होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6, प्लस पहले के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी 3/8, ठीक है। दूसरे के रेड होने की प्रोबेबिलिटी, है ना, दूसरी की भी क्या रेड होने की प्रोबेबिलिटी, हाँ, दूसरे के रेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल है 2, कितनी में से 7 में से, क्योंकि एक बॉल निकल चुकी, इनटू तीसरे के रेड होने की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ ध्यान रखना, एक बार हमने रेड ले ली तो एक रेड चली गई तो कितनी बचेगी, 2 में से एक गई, तो एक, भाई कुल कितनी गेंद है लाल 2 है, 2 में से एक हमने निकाल दी तो एक ही तो बचेगी, कितनी 6 में से, तो ये ध्यान रखना। प्लस कौन सी, ये वाली टर्म लिखी थी अभी हमने ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये वाले करना। पहले के रेड होने की प्रोबेबिलिटी तो 2/8,
इंटू दूसरे के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी 3/7 इंटू फिर से रेड होने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो रेड यहाँ निकाल चुका हूँ इसलिए 1 बचेगी, 1/6। बहुत बारीकी से ध्यान रखना है इन चीज़ों का। फिर प्लस ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, पहले के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 3/8, ठीक है, इंटू दूसरे के रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/7 और तीसरे के भी रेड होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6 प्लस पहले के रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी अपनी 2/8, फिर ब्लैक होने की 3/6, फिर वापस से रेड होने की प्रोबेबिलिटी 7 आएगा 3/7, ये हो जाएगी 1/6 क्योंकि एक रेड हम यहाँ पर निकाल चुके हैं वाले। इसे सोल्व करना देखो यहाँ पर नीचे तो 8 गुणा 7 गुणा 6 चलने दो, ऊपर देखना 3 दूना सभी का एलसीएम तो यही आएगा ना बच्चों, सभी का एलसीएम क्या आने वाला 8 गुणा 7 गुणा 6, क्योंकि देखो सभी के बट्टे में यही है। तो ऊपर वाली चीज़ों को गुणा कर लेते हैं, 3 दूना 6 और हाँ 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 यहाँ से आ गया, प्लस यहाँ से भी 12 ही आएगा, 3 दूना 6 दूनी 12, ठीक है। यहाँ से 3 तिया 9, 9 दूना 18 आ जाएगा, ठीक है, 3 तिया 9, 9 दूना 18। यहाँ से भी 3 तिया 9, 9 दूना 18, 3 2 जा 6 और 1 में गुणा करूँगा तो 6 ही। यहाँ से भी 3 2 जा 6 ही आ जाएगा, यहाँ से भी 3 दूना 6 ही आ रहा है और यहाँ से भी 3 दूना 6 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कैलकुलेशन अपनी सही चल रही है ना। जोड़ देते हैं इन्हें, तो 12 और 18 को जोड़ूंगा तो 30, 12 और 18 को जोड़ूंगा तो 30, 30 30 60 और 60 में 6 चुकू 24 अगर अपन जोड़ दें तो 60 और 24 84 हो जाएंगे। 84/8 इंटू 7 इंटू 6, तो देखो ये हो जाएगा 6 कम 6 और ये 6 कम 6 बचेगा 2, 6 चुकू 24, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 एकम 2, 2 चुकू 8, मतलब आंसर आ जाएगा आपका 1/4। ये है आंसर। कितना छोटा सा सवाल अरे सर कहेगा छोटा, प्राण ले ली। इस चीज़ को आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये आप लोगों का आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करेंगे अपन, ठीक है बच्चों। तो ये आपका इस पार्ट को हम यहीं तक करते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट में 21V को मैं खत्म करवा दूंगा। मैं गॉड ब्लेस यू, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मैं हर संडे को लाइव आता हूँ रात 9 बजे, वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, मैं गॉड ब्लेस यू ऑल।